हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपना व घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज है 1 दिसंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक कोट्स की शुरुआत करेंगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यानी आप जीवन के जिस भी पड़ाव पे हो, मेहनत को इतनी खामोशी से करते रहिए कि आपकी सफलता, आपका रिजल्ट उन लोगों को जवाब दे जो आपका आज मजाक बनाते हैं। तो बी कंटिन्यूअस। चलते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रासायनिक रासायनिक हथियारों के पीड़ितों की स्मृति दिवस कब मनाई जाती है? पहला ऑप्शन है 27 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 28 नवंबर, 29 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 30 नवंबर, चौथा ऑप्शन है 1 दिसंबर। तो रासायनिक हथियारों के पीड़ितों की याद में हम लोग स्मृति दिवस मनाते हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। यह दिन रासायनिक युद्ध के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। यह रासायनिक हथियारों के खतरे को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और रासायनिक हथियार निषेध संगठन की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह दिन आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है और 2005 से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस। इस दिन को साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन ये दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस, ताकि लोग अपनी डिजिटल जानकारी को सुरक्षित रख सकें। राष्ट्रीय व्यक्तिगत स्थान दिवस भी मनाया जाता है आज ही के दिन। यह दिन व्यक्तिगत स्थान के महत्व को बढ़ावा देता है और किसी व्यक्ति के अपने शरीर और स्पर्श के बारे में निर्णय लेने के अधिकार को मान्यता देता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेट में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का भारतीय पुरस्कार जीता है? पहला ऑप्शन है जय शाह, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन है मिथुन मन्नास, चौथा ऑप्शन है देवजीत सैकिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जय शाह। यानी कि अभी हाल ही में जय शाह को क्रिकेट में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। इससे पहले ये जय शाह हैं, ये देख लीजिए आप लोग। जय शाह ने उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए 2025 का भारतीय पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में 2025 के सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके गतिशील नेतृत्व को मान्यता देता है, जो क्रिकेट प्रशासन में ऐतिहासिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय है, जिसमें वेतन समानता और महिला प्रीमियर लीग यानी वुमेन प्रीमियर लीग की शुरुआत शामिल है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में कौन सा देश 2025-26 के लिए आईएमओ परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ पुनः निर्वाचित हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है ईरान। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। यानी भारत अभी हाल ही में 2025-26 के लिए आईएमओ परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ फिर से निर्वाचित हुआ है। अब इसका कुछ फैक्ट है, हम लोग देखेंगे। भारत 2026-27 के लिए आईएमओ परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ पुनः निर्वाचित हुआ। भारत को सदस्य देशों में सर्वाधिक मतों के साथ 2026-27 के कार्यकाल के लिए
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ परिषद में पुनः निर्वाचित किया गया। यह चुनाव लंदन में आईएमओ सभा के 34वें सत्र के दौरान हुआ, जहां भारत को 169 वैध मतों में से 154 मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि रखने वाले इस देशों की श्रेणी में भारत शीर्ष पर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु गोरखपुर इज्जतनगर एक्सप्रेस वे को किसने हरी झंडी दिखाई है? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, तीसरा ऑप्शन है नितिन गडकरी, चौथा ऑप्शन है सतीश कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अश्विनी वैष्णव जी, जो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं और रेल मंत्री भी हैं इस टाइम, अश्विनी वैष्णव। चलते हैं, हम इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो देखेंगे। यूपी कनेक्टिविटी को बढ़ाने हेतु गोरखपुर इज्जतनगर एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखाई गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने गोरखपुर इज्जतनगर एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सेवा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए पूर्व गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस वे का विस्तार करेगी। यह नई सेवा बरेली, पीलीभीत और गोरखपुर के बीच संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय यात्री विकल्पों में सुधार लाएगी। यानी ये ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार देखा जाएगा। गोरखपुर इज्जतनगर एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त बहुविवाह विरोधी विधेयक पारित किया गया है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन है आसाम। तो इसका राइट आंसर होगा असम। यानी कि अभी आसाम में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त बहुविवाह विरोधी विधेयक पारित किया गया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। असम में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त बहुविवाह विरोधी विधेयक पारित हुआ। असम विधानसभा ने असम बहुविवाह विधेयक 2025 पारित कर दिया है, जिससे वैवाहिक जवाबदेही और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुविवाह के विरुद्ध भारत के सबसे कठोर कानूनी संरचनाओं में से एक का निर्माण हुआ है। यह विधेयक पहली शादी को कानूनी रूप से भंग किए बिना दूसरी शादी को अपराध घोषित करता है और पिछली शादी को छिपाने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष तक की कारावास का प्रावधान करता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किसने विकसित भारत सुरक्षा पर 60वें डीजीपी आईजीपी सम्मेलन की अध्यक्षता की है? पहला ऑप्शन है अमित शाह, दूसरा ऑप्शन है एस जयशंकर, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, चौथा ऑप्शन है निर्मला सीतारामन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। यानी कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत सुरक्षा पर 60वें डीजीपी आईजीपी सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। पीएम मोदी ने विकसित भारत सुरक्षा पर 60वें डीजीपी आईजीपी सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। यानी इसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है। सम्मेलन का जो विषय थीम है विकसित भारत सुरक्षा आयाम। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में भारत नौसेना में कौन सा चौथा नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट शामिल किया गया है?
पहला ऑप्शन है तारागिरी, दूसरा ऑप्शन है हिमगिरी, तीसरा ऑप्शन है उदयगिरी, चौथा ऑप्शन है विंध्यागिरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा तारागिरी। यानी कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में तारागिरी नाम का चौथा नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट जो है वो शामिल किया गया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। ये तारागिरी है स्टील्थ फ्रिगेट, भारतीय नौसेना का चौथा P-17A स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी प्राप्त हुआ। चौथा नीलगिरी श्रेणी, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको बनाया गया है। स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट बहुमुखी बहु मिशन प्लेटफॉर्म है जो वर्तमान और भविष्य की समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए सुसज्जित है। नया तारागिरी मूल INS तारागिरी का पुनर्जन्म है। यानी पहले INS तारागिरी हुआ करता था, अब ये तारागिरी हो गया है, जो एक लिएंडर श्रेणी का फ्रिगेट था और जिसने 1980 से 2013 तक सेवा दी थी, जो पहले INS तारागिरी था। तारागिरी चौथा P-17A जहाज है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में भारत कहाँ भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत किसे एक प्रमुख केंद्र के रूप में बढ़ावा देगा? पहला ऑप्शन है मोहाली SCL, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु SCL, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़ SCL, चौथा ऑप्शन है टाटानगर SCL। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मोहाली HCL को अभी भारत ने हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक प्रमुख केंद्र के रूप में बढ़ावा देने का फैसला किया है। अब चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट ही हम लोग देख लेंगे। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मोहाली HCL को प्रमुख केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत एक प्रमुख सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की राह पर है, जिसमें सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण प्रयोगशाला यानी HCL मोहाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंत्री ने HCL में सेमीकंडक्टर प्रोसेस गैलरी और पारंगत सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। किसने? अश्विनी वैष्णव जी ने। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मोहाली स्थित इस सुविधा का 4500 करोड़ की लागत से बड़े पैमाने पर उन्नयन किया जाएगा। यानी इसकी जो लागत आएगी कुल 4500 करोड़ रुपए आएगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा? लक्षद्वीप पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है अंडमान, तीसरा ऑप्शन है निकोबार द्वीप, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अंडमान। यानी कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का फैसला लिया गया है अंडमान में। चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। अंडमान में राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। सरकार जल्द ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय प्रवाल अनुसंधान संस्थान यानी कि NCRRI की स्थापना करेगी, जो प्रवाल भित्ति अनुसंधान के लिए भारत की नोडल और निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। 120 करोड़ की लागत से स्थापित यह संस्थान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दक्षिण अंडमान के चिड़िया टाप में स्थापित किया जाएगा, जो भारत का पहला समर्पित प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित किया गया है? पहला ऑप्शन है सऊदी अरबिया, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा ऑप्शन है इटली, चौथा ऑप्शन है ईरान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इटली। यानी कि अभी इटली ने महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित किया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे।
इटली में महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित किया गया। इटली ने एक ऐतिहासिक कानून बनाया है जो स्त्री हत्या लिंग के आधार पर महिलाओं की हत्या को कानूनी मान्यता देता है और इसके लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करता है। स्त्री हत्या को लिंग आधारित उद्देश्यों जैसे नियंत्रण, स्त्री द्वेष, जबरदस्ती या पितृसत्तात्मक प्रभुत्व से प्रेरित होकर महिलाओं की जानबूझकर की गई हत्या के रूप में परिभाषित किया गया है। स्त्री हत्या को अब कानून में अलग से मान्यता दी गई है। तो स्त्री हत्या को आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाला जो पहला देश है वो इटली बना है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। अगर इसकी आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।